वेलकम व्यूअर्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे न्यू क्लासिकल पीरियड के बारे में। इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए हमने एंग्लो नॉर्मन पीरियड के बारे में बात की एंड देन एंग्लो सेक्सन जो रेनेसांस पीरियड के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे न्यू क्लासिकल पीरियड के बारे में। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जब हम रेनेसांस के बारे में बात कर रहे थे तो हमने रेनेसांस के डिफरेंट शॉर्टर एजेस में डिवाइडेड है। सो हमने एलिजाबेथन एज के बारे में बात की, फिर जैकोबियन एज के बारे में बात की एंड देन कैरोलिन एज एंड देन कॉमनवेल्थ पीरियड। बट आज हम बात करेंगे न्यू क्लासिकल पीरियड के बारे में। न्यू क्लासिकल पीरियड अगर हम बात करें, यहाँ पे तो मैंने आउटलाइन दिया है कि हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस लफ्ज़ को समझना लाजमी है कि इस लफ्ज़ कितने डिफरेंट कोनोटेशंस में यूज़ होता है। और दूसरी बात है कि 18th सेंचुरी को न्यू क्लासिकल पीरियड क्यों कहा जाता है या एज क्यों कहा जाता है, एंड देन इसके डिफरेंट फीचर्स क्या है, मीन्स कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनमें कौन से राइटर्स थे, क्या क्या वाक़यात यहाँ पे हुए थे, लिटरेरी प्रोडक्शन कैसा रहा इस एज में। और फिर ये जो है डिफरेंट शॉर्टर पीरियड्स में डिवाइडेड है, जैसे कि रिस्टोरेशन पीरियड, अगस्टन एज एंड द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। सो अगर हम इसके कोनोटेशन के बारे में बात करें नाउ कि लफ्ज़ न्यू क्लासिकल के कितने कोनोटेशंस में यूज़ होता है। अच्छा, मैं इसको समझने के लिए कि कोनोटेशन को पहले समझे कि कोनोटेशन का मतलब क्या है। दो टर्म्स यूज़ होते हैं लिंग्विस्टिक्स में, एक होता है कोनोटेशन, दूसरा होता है डिनोटेशन। अभी डिनोटेशन का ये मतलब है कि किसी लफ्ज़ का लिटरल मीनिंग क्या है। कोनोटेशन का मतलब ये है कि उस लफ्ज़ के साथ एसोसिएटेड मीनिंग्स क्या है, उसका असल मीनिंग नहीं, लेकिन जो इसके साथ एसोसिएट किए गए हैं वो मीनिंग्स कौन से हैं। सो यहाँ पे क्लासिकल लफ्ज़ के साथ डिफरेंट मीनिंग्स एसोसिएटेड है, पहले उनके बारे में बात करेंगे। सो द वर्ड क्लासिकल, it should be kept in mind that in literature of any or every nation there comes a period that is great literary significance because of its literary production. एक बात तो ये कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि किसी भी कौम के लिटरेचर में या क्या लिटरेरी हिस्ट्री में एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है जिसमें जो लिटरेरी प्रोडक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो एक तो इस सेंस में क्लासिकल लफ्ज़ यूज़ होता है। दूसरा जो इसका कोनोटेशन है, द सेकंड कोनोटेशन इज़ दैट द वर्ड इज, जिसमें ये लफ्ज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज़ होता है, इज़ दैट ईदर द लिटरेरी वर्क्स आर पोइट्स ऑफ एंशिएंट ग्रीस एंड रोम आर आल्सो टर्न्ड एज क्लासिक्स। मीन्स के एंशिएंट रोम के और ग्रीस के जो राइटर्स थे या उनकी प्रोडक्शन जो उन्होंने लिटरेरी वर्क्स किए थे उनको भी क्लासिक्स कहा जाता है। सो उनके एज को फिर क्लासिकल कहा जाता है। नंबर टू, तीसरी बात है, द लास्ट connotation which the word classic is used in is that any work of literature that survives through the ages for its literary significance is also termed classical. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कोई लिटरेरी वर्क लिखा गया है और वो मीन्स के एजेस से लोग उसको पढ़ते आ रहे हैं, उस वर्क को भी हम क्लासिकल वर्क कहेंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होता है। उन्होंने मीन्स के उस वर्क ने वो मीन्स के इतना टाइम गुजरने के बाद भी ये लोग उसी वर्क को इसी तरह पढ़ते हैं, इस वर्क को भी हम क्लासिकल कहते हैं। इसके साथ साथ इन एडिशन टू दिस, हम अगर इस लफ्ज़ के ओरिजिन के बारे में बात करें तो लफ्ज़ क्लासिक जो है वो ग्रीक वर्ड क्लासिकस से निकला है। क्लासिकस अप्लाई होता था ग्रीक में 5 मीन्स के सिटीजन्स, टाइप्स ऑफ सिटीजन्स या क्लासेस ऑफ सिटीजन्स होते थे। सो जो हायर क्लास था उसको क्लासिकस लफ्ज़ कहा जाता था। सो इससे भी यहाँ पे अगर हम इसके ओरिजिन के बारे में बात करें तो लफ्ज़ क्लासिक जो है वो क्लासिकस से निकला है। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद है न्यू क्लासिकल एंड सीडो क्लासिसिज्म या सीडो क्लासिकल। अभी न्यू क्लासिकल इस एज को कहा जाता है जो इंग्लिश में 18th सेंचुरी में शुरू हुआ, रिस्टोरेशन से शुरू होता है खास करके रोमांटिक पीरियड तक। अभी इसको न्यू क्लासिकल एज क्यों कहा जाता है वो हम आगे देख लेंगे। अच्छा, इंग्लिश में जो न्यू क्लासिकल पीरियड है वो 1660 से लेकर 1785 तक या 1798 तक ये एज है, इसको हम न्यू क्लासिकल कहते हैं।
इसको या तो न्यू क्लासिकल कहते हैं या सीडो क्लासिकल कहते हैं। इसको सीडो या न्यू क्लासिकल क्यों कहते हैं? दिस एज इज कॉल्ड न्यू क्लासिकल और सीडो क्लासिकल एज टू मीन दैट द आर्टिफिशियलिटी ऑफ द राइटर्स ऑफ दिस एज। अभी इस एज को न्यू क्लासिकल या सीडो क्लासिकल इस वजह से कहा जाता है, सीडो क्लासिकल इसको इस वजह से कहा जाता है कि इस एज में जितने भी राइटर्स थे उन्होंने क्या किया, एंशिएंट ग्रीक एंड रोम के राइटर्स के स्टाइल को अडॉप्ट किया। लेकिन क्योंकि इन लोगों में ओरिजिनलिटी नहीं थी, क्रिएटिविटी नहीं थी, जीनियस नहीं थी, इस वजह से इनको सीडो क्लासिकल कहा जाता है। सीडो मीन्स पाल्स। ओके, न्यू क्लासिकल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे वो एंशिएंट ग्रीक एंड रोम की जो स्टाइल था और उसी स्टाइल को रिवाइव किया, इस वजह से इसको न्यू क्लासिकल कहा जाता है। बिकॉज दे इमिटेटेड द एंशिएंट ग्रीक एंड रोम लिटरेरी ट्रेडिशन बट लेक्ड द ओरिजिनलिटी ऑफ द राइटर्स ऑफ दैट पीरियड। मीन्स के इस एज के राइटर्स ने क्या किया, ग्रीस एंड रोम के राइटर जो लिटरेरी ट्रेडिशन था उसको अडॉप्ट किया, उसको कॉपी किया, बट क्योंकि इनमें ओरिजिनलिटी नहीं थी, इस वजह से हम इसको न्यू क्लासिकल या सीडो क्लासिकल कहते हैं। अभी इस एज के लिटरेरी फीचर्स क्या है? नंबर 1, द राइटर्स ऑफ दिस एज इमिटेटेड द स्टाइल ऑफ द एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन राइटर्स। मीन्स के ग्रीक एंड रोमन राइटर्स के स्टाइल को, जिस तरह से पोइट्री लिखते थे ग्रीक एंड रोमन राइटर्स, इसी तरह उसी स्टाइल को इस न्यू क्लासिकल एज के राइटर्स ने इमिटेट किया। नंबर 2, much attention is paid to technical perfection rather than innovation or natural genius। दूसरी बात है कि यहाँ पे राइटर्स, फॉर एग्जांपल अलेक्जेंडर पोप, ड्राइडन, जोनाथन स्विफ्ट एंड मेनी अदर राइटर्स क्या करते थे कि वो टेक्निकल परफेक्शन की बात करते थे। मीन्स के टेक्निकल का ये मतलब है कि मीटर कौन सा यूज़ करना चाहिए, रिदम होना चाहिए उसमें, कपलेट यूज़ करने चाहिए। लेकिन इस एज के राइटर्स में जो नेचुरल जीनियस नहीं था, मीन्स कि नेचुरली वो क्रिएटिव नहीं थे। इसी के साथ साथ दिस एज इज दैट इट इज़ एन एज ऑफ प्रिजन। इस एज को एज ऑफ प्रिजन भी कहा जाता है। इसमें इसका मतलब है कि इमोशंस एंड इमेजिनेशंस को कोई रूल नहीं दिया गया था। आपको पता है कि पोइट्री लिखने में जो पोइट्री का सबसे, लिटरेचर का सबसे एसेंशियल चीज़ क्या है कि उसमें इमेजिनेशन एंड इमोशंस होने चाहिए। बट इस एज के राइटर्स ने इमेजिनेशन एंड रीज़न के बजाय, इमेजिनेशन एंड इमोशंस के बजाय रीजंस को वैल्यू दी थी। नो इम्पोर्टेंस इज गिवन, थर्ड क्या है, नो इम्पोर्टेंस इज गिवन टू नेचर इन देयर पोइट्री। मीन्स के नेचर के बारे में लोग बात नहीं करते थे। अच्छा, नेचर को भी हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं। एक तो ह्यूमन नेचर होता है, दूसरा फिजिकल नेचर होता है, जैसे कि ट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स वगैरह, इसको इन्होंने वैल्यू नहीं दी थी। जैसे कि इससे पहले जो एक बात है कि रीज़न को वैल्यू दी थी, उस जाहिर सी बात है इमेजिनेशंस एंड इमोशन एंड फीलिंग्स को इन लोगों ने डिस्कार्ड किया था। ये लोग कहते थे कि इमेजिनेशंस, इमोशंस या फीलिंग्स जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं। इसके बाद देयर पोइट्री वाज टाउन सेंटर्ड एंड कंट्री साइड which comes in the realm of nature was rather neglected। मीन्स के इनके पोइट्री में टाउन के बारे में बात हुई है, मीन्स कि सिटी लाइफ के बारे में बात हुई है, लेकिन विलेज लाइफ जो कंट्री साइड है उनको निगलेक्ट किया गया था, क्योंकि वहाँ पे नेचर है, माउंटेन्स है, ट्रीज़ हैं, उसको निगलेक्ट किया था। इसके बाद सेटायर वाज द मेन लिटरेरी टर्म एंड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय देम। इस एज में सेटेरिकल वर्क्स, चाहे वो प्रोज में हो या वर्स में हो, लिखे जाते थे और ये लोग इसको यूज़ करते थे एज ए लिटरेरी टर्म। इसके बाद हीरोइक कपलेट वाज ऑन इट्स एक्मी इन द टाइम ऑफ पोप एंड ड्राइडन। अगर आप हीरोइक कपलेट के बारे में बात करें तो हीरोइक कपलेट भी यूज़ करते थे ये लोग अपने पोइटिक वर्क्स में। अब हीरोइक कपलेट क्या है, वो वर्स लाइन्स, दो वर्स लाइन्स जो एक दूसरे से राइम करते हो और जिसमें आइएम्बिक पेंटामीटर यूज़ हुआ हो। आइएम्बिक पेंटामीटर का क्या मतलब है? आइएम्बिक मीन्स कि वो मीटर जिसमें वो फुट जिसमें एक आपका सिलेबल स्ट्रेस्ड हो, दूसरा अनस्ट्रेस्ड। पेंटामीटर मीन्स के 5, सो 10 इसका पेंटामीटर मीन्स 5 फुट, 5 आइएम्बिक फुट उसमें यूज़ होते थे। एक आइएम्बिक फुट में 2 सिलेबल्स होते हैं, एक अनस्ट्रेस्ड होता है, दूसरा स्ट्रेस्ड। इसका मतलब है कि
यूरेक कपलेट में 10 सिलेबल्स यूज होते थे और दूसरी बात है उसके एंडिंग जो वर्ड्स थे वो एक दूसरे से राइम करते थे। सो यूरेक कपलेट ये लोग यूज़ करते थे। इसके बाद न्यू लिटरेरी genre such as नावल were brought forth, मीन्स के नावल यहाँ पे नावल लिखना इस एज में शुरू हुआ, न्यू क्लासिकल एज में। ओके इसके बाद विद द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स सच एज स्पेक्टेटर वर बीइंग एंजॉयड बाय द पब्लिक, क्योंकि रेनेसांस के टाइम में एजुकेशन स्प्रेड हुआ, इसी की वजह से न्यूज़पेपर्स आ गए, मैगजीन्स आ गए, जैसे कि स्पेक्टेटर इसका एक एग्जांपल है। सो यहाँ पे ये शाया होने लगे। इसके बाद क्या है, ह्यूमन बींग्स आर गिवन मोस्ट इम्पोर्टेंस, मीन्स कि यहाँ पे ह्यूमन बींग्स को इम्पोर्टेंस दी गई है। और थर्ड बात ये है कि यहाँ पे क्या हुआ था कि एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं लिखते थे, आम ह्यूमन ट्रेड्स के बारे में लिखते थे, मीन्स के ऑब्जेक्टिवली लिखते थे, एक इंडिविजुअल को सेंटर नहीं किया गया था। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो सेटेरिकल वर्क्स लिखते थे वो अक्सर इंडिविजुअल सेंटर्ड थे, मीन्स के एक इंडिविजुअल को पर वो तंज करते थे। लेकिन आम के अगर अब इसकी पोइट्री के बारे में बात करें तो फिर पोइट्री जो है वो आम मीन्स के ह्यूमन नेचर के बारे में, ठीक है, ह्यूमन नेचर मीन्स के चाहे वो जिस भी के बारे में लिखे वो सब पर अप्लाई हो ऑब्जेक्टिवली। थर्ड इसके बात है कि उन्होंने कहा कि पोइट्री हार्ट जो है, मीन्स के चाहे वो आपका लिटरेचर हो, पोइट्री हो, ड्रामा हो, वो मेन सेंटर्ड हो, ना कि हार्ट फॉर आर्ट से हो। अभी आपको हार्ट फॉर आर्ट से पहले समझना चाहिए कि हार्ट फॉर आर्ट से का मतलब क्या है। वैसे हार्ट फॉर आर्ट से को एक ही लेक्चर में या 2 मिनट में समझना मुश्किल है, क्योंकि इस पे इसेज लिख सकते हैं, एक लिटरेरी थ्योरी है आर्ट फॉर आर्ट से एक। बट अगर हम इसके बारे में कंसाइसली बात करें तो आर्ट फॉर आर्ट से का ये मतलब है कि लिटरेचर का मतलब होता है कि सिर्फ किसी प्लेजर देना। आर्ट फॉर आर्ट से जो इस थ्योरी पर जो लोग यकीन रखते हो कहते हैं कि लिटरेचर का काम है सिर्फ किसी प्लेजर देना। लेकिन इसके खिलाफ एक और टर्म है या लिटरेरी थ्योरी है जिसका मतलब है आर्ट एंड मोरलिटी। वो फिर कहते हैं, उस थ्योरी वाले कहते हैं कि नहीं, लिटरेचर का काम सिर्फ ये नहीं कि प्लेजर दे, लिटरेचर का मतलब ये है कि मोरलिटी भी सिखाए, मीन्स कि उसमें कुछ लेसन भी होना चाहिए। सो यहाँ पे जो आर्ट था वो मेन सेक के लिए था। ओके, जनरल रादर देन इंडिविजुअल क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस, मीन्स कि यहाँ पे जनरल जो क्वालिटीज़ थी ह्यूमन बीइंग्स की उस पर फोकस दिया गया था, न कि एक इंडिविजुअल की क्वालिटीज़ पर। सोफिस्टिकेशन इन द थॉट एंड स्टाइल इज एम्फसाइज्ड, मीन्स कि यहाँ पे लोग लॉजिक पे बात करते तो सोफिस्टिकेशन पर ज़्यादा फोकस करते थे कि स्टाइल आपका सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, इम्प्लिसिट लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए आपको। अच्छा, इसके बाद फीचर्स को डिस्क्राइब करने के बाद इस एज के बारे में हमने स्टार्ट में भी कहा था कि इस एज को डिवाइड किया गया है 3 शॉर्टर पीरियड्स में। अभी जो पहला पीरियड है वो रिस्टोरेशन पीरियड है, जो कि 1660 से शुरू होता है 1700 तक। इसके बाद फिर एज ऑफ अगस्टिन एज आता है जो कि 1702 से लेकर 1745 तक है। फिर एज ऑफ सेंसिबिलिटी आ जाता है जो कि 1745 से लेकर 1785 तक है। अभी अगर हम रिस्टोरेशन पीरियड के बारे में बात करें, अगर अपने रिस्टोरेशन के बारे में बात करें तो रिस्टोरेशन पीरियड जो है वो 1660 से लेकर 1700 तक है। लेकिन रिस्टोरेशन पीरियड को समझने से पहले आपको कॉमनवेल्थ के पीरियड के बारे में पता होना चाहिए कि कॉमनवेल्थ पीरियड में क्या हुआ था। अगर आपको कॉमनवेल्थ पीरियड के बारे में नहीं पता तो जो पिछले रेनेसांस पीरियड के बारे में जो हमने वीडियो बनाई है उसको ज़रूर देखें, ताकि आपको कॉमनवेल्थ पीरियड के बारे में पता चल सके कि कॉमनवेल्थ पीरियड में असल में हुआ क्या था। अच्छा, इस एज को रिस्टोरेशन पीरियड क्यों कहा जाता है? दिस पीरियड इज कॉल्ड द रिस्टोरेशन पीरियड बिकॉज इन दिस पीरियड विद द रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की द इंग्लिश लिटरेरी ट्रेडिशन वाज आल्सो रिस्टोर्ड। इस एज में क्या हुआ कि मोनार्की रिस्टोर हुई थी। कॉमनवेल्थ पीरियड में क्या हुआ था? कॉमनवेल्थ पीरियड में ये हुआ था कि इंग्लैंड का जो किंग था चार्ल्स वन, उसको बीहेड किया गया था और इसका जो बेटा था वो फ्रांस भागा था। सो वहाँ पे एक डिक्टेटर आया क्रोमवेल, उन्होंने हुकूमत की डिक्टेटरशिप 1649 से लेकर 1658 तक। फिर इसका बेटा आया, उन्होंने 1658 से लेकर 1660 तक हुकूमत की। अभी जो चार्ल्स टू है, चार्ल्स वन का बेटा,
चार्ल्स वन वो बंदा था जिसको 1649 में फांसी दी गई थी। वो जो फ्रांस चला गया था वो वापस आया। ओके, इन द कॉमनवेल्थ पीरियड चार्ल्स टू द सन ऑफ चार्ल्स वन एस्केप्ड टू फ्रांस। ये मैंने आपको पहले बताया कि चार्ल्स टू जो कि चार्ल्स वन का बेटा था, अपने वालिद के फांसी के बाद वो फ्रांस भाग गया था। ओके, लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ रिचर्ड क्रॉमवेल द पीपल ऑफ इंग्लैंड ब्रॉट हिम बैक एंड मेड हिम द किंग ऑफ इंग्लैंड ऑन मई 29, 1660। अभी क्योंकि 1660 में वो इस डिक्टेटरशिप से तंग आ चुके थे, तो उन्होंने चार्ल्स टू जो कि चार्ल्स वन का बेटा था उसको वापस बुलाया और 1660 में उसको किंग बनाया। इस तरह रिस्टोरेशन शुरू हुआ। ओके, रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की। इस वजह से इस एज को रिस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है। He remained in power till his death in 1685 when James II, another son of Charles I, ascended the throne. अच्छा, ये जो चार्ल्स टू है उन्होंने हुकूमत की 1660 से लेकर 1685 तक। जब उसकी डेथ हुई तो इसका दूसरा भाई जेम्स टू जो कि चार्ल्स वन का बेटा है और चार्ल्स टू का भाई है, वो किंग बन गया। He was Catholic and most of the people और प्रोटेस्टेंट्स वांटेड टू डिथ्रोन हिम। अभी क्योंकि जेम्स टू जो था वो कैथोलिक था, तो जो प्रोटेस्टेंट्स लोग थे वो चाहते थे कि जेम्स टू को किंगशिप से हटा दे। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि हमने रेनेसांस पीरियड में इसके बारे में बात की कि कैसे प्रोटेस्टेंट्स या प्रोटेस्टेंटिज्म कैसे मीन्स के वजूद में आई और कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स के बीच में क्या लड़ाई चल रही थी। सो प्रोटेस्टेंट्स ने आके कैथोलिक किंग जेम्स टू को 1688 में हटा दिया। कैसे हटा दिया? सो इन 1688 देयर वाज अ ग्लोरियस रिवोल्यूशन। 1688 में एक ग्लोरियस रिवोल्यूशन आया। अभी इसको ग्लोरियस रिवोल्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक ब्लडलेस रिवोल्यूशन था, इसमें कोई खून नहीं बहाया गया था। सो इस वजह से इसको ग्लोरियस रिवोल्यूशन कहा जाता है। ये कब आया? 1688 में। जब रिवोल्यूशन आया, ई फ्लीड टू फ्रांस, जेम्स टू फ्रांस भाग गया। ओके, इसके बाद विलियम द थर्ड ऑफ फ्रांस एक बंदा है जो कि मेरी का हस्बैंड है। द हस्बैंड है मेरी कौन है? मेरी जेम्स टू की बेटी है। जेम्स टू वो बंदा है जो अभी फ्रांस भाग गया। सो उसकी बेटी मेरी जो कि विलियम द थर्ड की वाइफ थी, वो क्योंकि वो विलियम द थर्ड की वाइफ थी, तो विलियम द थर्ड ने यहाँ पे हुकूमत शुरू कर दिया। फ्रांस का विलियम द थर्ड ने इंग्लैंड पर हुकूमत शुरू किया 1688 से लेकर 1702 तक। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ रिस्टोरेशन पीरियड। के रिस्टोरेशन पीरियड क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसमें क्या क्या चीज़ें हुई। अभी अगर हम इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करें जो इस पीरियड को, रिस्टोरेशन पीरियड के लिटरेचर को मीन्स के इन्फ्लुएंस किया, वो कौन से फीचर्स थे, वो कौन से फैक्टर्स थे। नंबर 1, अ जनरल रिएक्शन अगेंस्ट प्यूरिटनिकल रिस्ट्रेंट्स बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग। अभी क्या हुआ था कि अगर आपने कॉमनवेल्थ पीरियड या रेनेसांस पीरियड देखा होगा तो उसमें कॉमनवेल्थ पीरियड में रिस्टोरेशन प्रोटेस्टेंट्स ने, जिसको हम प्यूरिटन्स भी कहते हैं, उन्होंने कुछ पाबंदियाँ लगाई थी। अभी इस पीरियड में वो क्योंकि कैथोलिक्स आ गए पावर में, तो जितने भी पाबंदियाँ प्रोटेस्टेंट्स ने लगाए थे या प्यूरिटन्स ने लगाए थे, वो उसके खिलाफ रिएक्शन बढ़ता गया। नंबर 2, टू पॉलिटिकल पार्टीज, नंबर 1 द विग एंड द सेकंड इज टोरी। दो पार्टीज यहाँ पे फॉर्म हो गई, मीन्स कि यहाँ पे इन दो पार्टीज की बुनियाद रखी गई, द विग्स एंड द टोरीज। ओके, द विग्स वर अगेंस्ट द किंग। विग्स जो है थे वो किंग के खिलाफ थे, एंड फॉर द प्रोटेस्टेंट्स, वो प्रोटेस्टेंट्स थे और वो किंग के खिलाफ थे। द टोरीज सपोर्टेड द किंग एंड द कैथोलिक्स। अभी टोरीज जो थे वो कैथोलिक्स को सपोर्ट करते थे। जब कैथोलिक्स को सपोर्ट करते थे, इसका मतलब है कि वो किंग को भी सपोर्ट करते थे। मीन्स विग्स जो पार्टी थी वो प्रोटेस्टेंट्स की थी और जो टोरी जो पार्टी थी वो कैथोलिक्स की थी। ओके, इन 1690 देयर वाज अ जैकोबाइट राइजिंग। यहाँ पे जैकोबाइट राइजिंग हुई। अभी जैकोबाइट राइजिंग इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैकोबाइट
जो जेम्स टू को जो है वो लैटिन लैंग्वेज में जेकोबस कहा जाता है। इस वजह से इस राइजिंग को, इस जो बगावत को क्या कहते हैं, जेकोबाइट राइजिंग कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? द कैथोलिक्स ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड के कैथोलिक्स वो लीड बाय जेम्स टू, जो कि जिनको जेम्स टू लीड करते थे, फाउट अगेंस्ट विलियम्स सोल्जर्स एंड वो डिफीटेड। उन्होंने विलियम्स जो कि मेरी का हस्बैंड था, उन्होंने 1688 से लेकर 1702 तक इंग्लैंड पर हुकूमत की, उसके खिलाफ बगावत की, लेकिन जेम्स टू को शिकस्त हुआ। इस पिक्चर से भी लिटरेचर पर बहुत ही असर पड़ा। इसके बाद इन दी 1662 द रॉयल सोसाइटी वाज फाउंडेड टू प्रमोट साइंटिफिक रिसर्च। सर इसाक न्यूटन वाज मेंबर ऑफ इट। अभी 1662 में एक रॉयल सोसाइटी इस्टेब्लिश हुई जिसमें साइंटिफिक रिसर्च किया जाता था, और सर इसाक न्यूटन इसका मेंबर था। इससे भी लिटरेचर पर बहुत ही असर पड़ा, क्योंकि इस वजह से फिर हम कहते हैं कि इस एज में रीज़न को ज़्यादा वैल्यू दी गई थी, न कि इमेजिनेशन एंड फीलिंग्स को। इन 1695 द प्रेस वाज मेड फ्री। अभी आपको पता होना चाहिए कि 1643 में एक लाइसेंसिंग ऑर्डर शुरू हुआ था। कॉमनवेल्थ पीरियड में लाइसेंसिंग ऑर्डर इशू हुआ था कि जिस भी ने कोई चीज़ प्रेस करना है, मीन्स के प्रिंट करना है, उसको लाइसेंस लेना पड़ता था। लेकिन 1695 में ये जो प्रिंटिंग थी या प्रेस थी, उसको आज़ाद कर दिया। एवरीवन वाज गिवन लिबर्टी टू एक्सप्रेस इज आर व्यूज़। अभी हर एक को आज़ादी दी गई थी कि वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद द बिल ऑफ राइट्स वाज अडॉप्टेड इन 1689। इसके बाद द बिल ऑफ राइट्स जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अडॉप्ट किया गया था 1689 में। इसमें क्या हुआ? इट कर्टेल्ड द मोनॉक्स पावर एंड इंक्रीज्ड पार्लियामेंट्स पावर। असल में लड़ाई किस चीज़ की थी? अगर हम कॉमनवेल्थ के पीरियड के बारे में बात करें या प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स के जो इसके बीच में वार चल रहा था या इख्तिलाफात थे, वो किस चीज़ पर थे? वो किंग के पावर के ख़िलाफ़ थे। वो कह रहे थे कि पार्लियामेंट को भी पावर दिया जाए। मीन्स के आम एक तो होता है किंग का काबिना, उसको तो उसके पास तो पावर था, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस के पास कुछ भी नहीं था। तो बिल ऑफ राइट्स में क्या हुआ कि किंग के पावर को कर्टेल किया, मीन्स के कम किया, एंड पार्लियामेंट के पावर को बढ़ा दिया। अभी अगर हम इस एज के मेजर राइटर्स, द मेजर राइटर्स ऑफ दिस पीरियड एंड देयर मेजर वर्क्स, अभी अगर हम इसके मेजर राइटर्स इस एज के, मीन्स के रिस्टोरेशन पीरियड के मेजर राइटर्स एंड इसके उनके वर्क्स के बारे में बात करें, तो जो पहला पोइट है या राइटर है जो हमारे सामने आता है इस एज में, वो है जॉन मिल्टन। लेकिन जॉन मिल्टन के बारे में आपको ये मीन्स के आपको पता होना चाहिए कि जॉन मिल्टन को हम रेनेसांस पोइट कहा जा करते मीन्स के खिलाते हैं, क्योंकि वो 1608 में पैदा हुआ था, इन 1674 में उसकी डेथ हुई। लेकिन उन्होंने बहुत से ऐसे वर्क्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो उन्होंने इस पीरियड में लिखे। ओके, ही स्टार्टेड राइटिंग इन द प्रीवियस एज, मीन्स कि उन्होंने कॉमनवेल्थ पीरियड में, जो कि रेनेसांस में आ जाता है, उसमें लिखना शुरू कर दिया था। बट रोट इज ग्रेट एपिक्स इन दिस पीरियड। लेकिन उन्होंने जितने भी अच्छे एपिक्स लिखे थे, जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट है, पैराडाइज रिगेन्ड है, उन्होंने इस एज में लिखे। He remained almost unaffected by the looseness of the restoration period। मीन्स कि जो लूजनेस थी, यहाँ पे आज़ादी दी गई थी प्रेस को, वो उससे उस पर जॉन मिल्टन पर कोई भी असर नहीं पड़ा। अभी जॉन मिल्टन ने इस रिस्टोरेशन पीरियड में कौन से वर्क्स लिखे हैं? नंबर 1 इज़ पैराडाइज लॉस्ट, जो उन्होंने 1667 में लिखी, एक एपिक है। इसके बाद पैराडाइज रिगेन्ड, ये उन्होंने 1671 में लिखा, ये अगेन एक एपिक है। फिर इसने एक वर्क लिखा है सिम्पसन एग्नोस्टस, ये उन्होंने 1671 में लिखा है। फिर इसके बाद जो हमारे पास सेकंड राइटर है वो है सैमुअल बटलर। सैमुअल बटलर जो कि 1612 में पैदा हुआ था, इन 1680 में उसकी डेथ हुई। उन्होंने इडुब्रास एक वर्क लिखा है 1663 में, जो कि एक सेटायर है वर्स में। फिर इसके बाद जॉन बेनियन है, वो 1628 में पैदा हुआ एंड 1688 में उसकी डेथ हुई। उन्होंने एक वर्क लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, उन्होंने 1678 में लिखा है, एक एलेगरी है प्रोज में। फिर इसके बाद जॉन ड्राइडन 1631 में पैदा हुआ था, 1700 में इसकी डेथ हुई। जॉन ड्राइडन के साथ आपको ये चीज़ भी समझ आना चाहिए कि 1680 से लेकर 1700 तक जो है उसको
एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। सो अगर आपके टीचर्स आपको बताते हैं कि 1680 से लेकर 1700 तक जो एज है उसको ड्राइडन एज कहा जाता है, वो इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ड्राइडन ने इस एज में अपने वर्क्स लिखे। अब इस ड्राइडन के वर्क्स कौन से हैं? ऑल फॉर लव उन्होंने 1778 में लिखा है। द इंडियन एम्परर ये उन्होंने 1665 में लिखा है। एंड औरंगज़ेब उन्होंने 1675 में लिखा है। इसके बाद फिर उन्होंने एक वर्क लिखा है एब्सोलम एंड एकेटोपल जो उन्होंने 1681 में लिखा है। मैक फ्लोकनॉय जो कि इसका एक सेटेरिकल वर्क है वो उन्होंने 1682 में लिखा है। इसके बाद दी एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी जो कि एक लिटरेरी क्रिटिक मीन्स के लिटरेरी क्रिटिसिज्म है वो उन्होंने 1688 में लिखा है, 1668 में लिखा है। इससे आपको ये भी पता हुआ कि यहाँ पे इंग्लिश में इंग्लैंड में या इंग्लिश लिटरेचर में क्रिटिसिज्म कहाँ से शुरू हुई? जॉन ड्राइडन ने असल में शुरू किया है। फिर इसके बाद जॉन लॉक के बारे में बात करें। जॉन लॉक इवन के एक फ़िलासफ़र है, उन्होंने एक वर्क लिखा है। पहले उसकी पैदाइश कब हुई कि 1632 में वो पैदा हुआ, 1704 में उसकी डेथ हुई। उन्होंने एक वर्क लिखा है, एक एसे लिखी है एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जो कि उन्होंने 1690 में लिखी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। सो उन्होंने 1690 में लिखी है। फिर विलियम वैचरली जो कि 1660 में पैदा हुआ है एंड 1715 तक इसकी डेथ हुई। उन्होंने एक वर्क लिखा है द कंट्री वाइफ एंड द प्लेन डीलर। कंट्री वाइफ उन्होंने 1675 में लिखी है एंड द प्लेन डीलर उन्होंने 1676 में। फिर अप्राबीन जो है ये बहुत ही फेमस है। ये 1660 में 1640 में पैदा हुआ एंड 1689 में या 1689 में उसकी डेथ हुई। अभी उन्होंने एक वर्क लिखा है द रोवर जो कि 1677 में है एंड द रिस्टोरेशन कॉमेडी ओर्नेको जो उन्होंने 1688 में लिखी है। एक फ्रोज फिक्शन है, मीन्स कि एक ड्रामा है जो कि फ्रोज में लिखी गई है। इसके बाद हमारे पास आता है विलियम कॉन्ग्रीव जो कि 1670 में पैदा हुआ एंड 1729 तक जिंदा रहा। उन्होंने एक वर्क लिखा है द डबल डीलर 1693 में, लव फॉर लव 1695 में, द वे ऑफ द वर्ल्ड 1700 में। फिर इसके बाद हमारे पास आता है जॉर्ज फॉकनर। जॉर्ज फॉकनर 1678 में पैदा हुआ है एंड 1707 में उसकी डेथ हुई। इसने एक वर्क लिखा है द रिक्रूटिंग ऑफिसर 1706 में एंड द बेसिक्स स्ट्रेटजीम जो उन्होंने 1707 में लिखी है। अभी इस एज के लिटरेरी फीचर्स के बारे में बात करते हैं। पहले तो हमने बात की थी कि वो कौन से फैक्टर्स थे, पॉलिटिकल या सोशल फैक्टर्स थे जिसने इस एज को इन्फ्लुएंस किया। अभी इस एज के लिटरेरी फीचर्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, द इमिटेशन ऑफ द ग्रीक एंड रोमन राइटर्स गिव्स राइज टू न्यू क्लासिसिज्म। क्योंकि रोमन एंड ग्रीक राइटर्स को जो उन्होंने इमिटेट करना शुरू किया, इस वजह से न्यू क्लासिसिज्म शुरू होता है। एंड सेकंड, प्यूरिटन कंट्रोल्स लूजन एंड अवे ऑफ पोपरी एंड वल्गरिटी स्वीप्स द क्रिएटिव वर्क्स। या फिर प्यूरिटन कंट्रोल जो कि या फिर लूज होता जा रहा है, तो इस वजह से फिर मीन्स के वल्गरिटी आ जाती है। मीन्स के लोग जो है ना ऐसे चीज़ों के बारे में लिखना शुरू करते हैं जो कि इमोरल हो या इमोरल हो। ओके, इसके बाद है ग्रेट इंग्लिश एपिक्स आर रिटन विथ प्रॉपर एलिगेंस एंड ग्रैंड्यूर। इस एज में आपने देखा कि जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा है, पैराडाइज रिगेन्ड लिखा है, तो इस एज में एपिक लिखना भी शुरू हुआ था। इसके बाद क्या है, ड्रामा रिटर्न्स with the then French licentiousness and gaiety, it loses Elizabethan seriousness and splendor। अभी ड्रामा जो कि असल में बात है कि 1642 में थिएटर को क्लोज़ किया था, लेकिन जैसे रिस्टोरेशन पीरियड शुरू होता है तो यहाँ पे वो जो थिएटर पर जो पाबंदी थी वो हटा दी गई। तो ड्रामा तो लिखना शुरू हुआ, लेकिन यहाँ पे गेटी मीन्स के सेक्सुअल टॉपिक्स को ड्रामा में डील किए गए थे। लेकिन जो एलिजाबेथन एज के ड्रामा का जो स्प्लेंडर था या एलिगेंस था वो सारा वहाँ से चला गया। मीन्स के ड्रामा जस्ट बिकम्स वल्गर। इसके बाद क्या है, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स एंड हीरोइक ट्रेजेडी बिकेम मेजर ड्रामेटिक जनरास। इस एज में रिस्टोरेशन पीरियड में कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी लिखी गई थी एंड हीरोइक ट्रेजेडी भी इस एज में लिखी गई है।
इसके बाद क्या है, द ट्रांसलेशन ऑफ ग्रीक ग्रेट क्लासिकल टेक्स्ट स्टार्ट्स अपेयरिंग, या फिर ट्रांसलेशन शुरू होती है किस चीज़ के, क्लासिकल वर्क्स के, मीन्स के जो ग्रीक एंड रोम के राइटर्स के जो वर्क्स थे उनको ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया इस एज में राइटर्स ने। सेटेरिकल वर्स बिकम्स पॉपुलर, मीन्स के यहाँ पे लोग सेटायर लिखना शुरू कर देते वर्स में। एट्थ हमारे पास क्या है, लिटरेचर्स ऑफ टू एक्सट्रीम्स को एग्जिस्ट, मीन्स के लिटरेचर दो एक्सट्रीम्स के एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे। दो एक्सट्रीम से क्या मतलब है, एक साइड पर बहुत ही सीरियस किस्म के लिटरेचर लिखा जाता था, जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट लिखा है, पैराडाइज लिगेंड लिखा है, सिम्पसन एग्नोस्टिस लिखा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड मीन्स के फॉर एग्जांपल द कंट्री वाइब के बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ पे इसमें मीन्स के सेक्सुअल टॉपिक्स को उन्होंने कवर किए हैं। सो दैट मीन्स के यहाँ पे दूसरे साइड पे बहुत ही लूज लिटरेचर है, एक साइड पे सीरियस लिटरेचर है, दूसरे साइड पे लूज लिटरेचर है। जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट लिखा गया है, दी पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो कि पिनियन ने लिखा है, इस तरह के वर्क्स लिखे थे जाए। लेकिन इसी तरह दूसरे साइड पे सेंसुअल कॉमेडीज़ लिखी गई थी, जैसे कि द कंट्री वाइफ जो कि बहुत ही सेक्सुअल टॉपिक्स में डील हुए थे, वो लिखे गए हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिस्टोरेशन पीरियड। आज हमने किस चीज़ के बारे में बात की, न्यू क्लासिकल पीरियड के जितने भी फीचर्स है उसके बारे में बात की, और इसी के साथ साथ हमने इस एज के क्लासिकल एज के एक पीरियड के बारे में बात की जो कि रिस्टोरेशन पीरियड है। बाकी जो है द अगस्टिन एज या द एज ऑफ पोप एंड द एज ऑफ सेंसिबिलिटी जो है वो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह उसके बारे में बात करेंगे।